स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। मैं कृपांशु सिंह उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना, आवेश के प्रकार के बारे में जाना, आवेश की संकल्पना कहाँ से उत्पन्न हुई और आवेश के मात्रक को हमने जाना था कल। और आवेश के मात्रक में मैंने फैराडे तक आपको बता दिया था। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। तो इसके बाद से आवेश के कुछ अन्य मात्रक हैं जो मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। 1 मिली कुलाम बराबर होता है 10⁻³ कुलाम। 1 माइक्रो कुलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कुलाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, क्योंकि आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस माइक्रो कुलाम में मिलने वाले हैं आगे। 1 नैनो कुलाम बराबर 10⁻⁹ कुलाम और 1 पिको कुलाम बराबर 10⁻12 कुलाम। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ये आवेश के अन्य मात्रक होते हैं। इसके बाद से हम लोग आवेश के गुण पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे आवेश के गुण। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं? आवेश के गुण आप लोग को मैं बहुत ही अच्छे से और जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं बच्चा, तो आप लोग जरूर नोट्स बनाते रहिए। आवेश के गुण में पहला बता रहा हूं आपको कि जब भी अगर प्लस और प्लस आवेश है या माइनस और माइनस आवेश है, तो ये दोनों आवेश किस श्रेणी में गिने जाएंगे? सजातीय श्रेणी में। ये किस में गिने जाएंगे? सजातीय श्रेणी में। इसको हम लोग कह सकते हैं ये किसमें है? सजातीय श्रेणी में। और जब भी सजातीय श्रेणी के आवेश होंगे एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? यहां से प्रतिकर्षण करेंगे। सपोज करिए कि कोई स्प्रिंग है और यहां पर कोई ऐसे भार लटक रहा है जो कि पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर है, मतलब ये टोटली क्या है? धनावेशित है। हम इसके पास से एक कोई पॉजिटिव या धनावेशित ही कोई एक एलिमेंट लेकर के आते हैं, तो इन दोनों के बीच बेटा क्या होगा? पॉजिटिव है, क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो क्या आप बता सकते हो कि ये इसका जो सिरा है किधर घूमेगा? ये सिरा बच्चा ऐसे मूव कर जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। प्रतिकर्षण मतलब पीछे की तरफ आएगा, मतलब ये सिरा किस तरफ मुड़ जाएगा? इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट, जब प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो, तीन आवेशों को हम लोग कहते हैं बच्चा विजातीय। इसको हम लोग कहेंगे विजातीय श्रेणी के आवेश। और जब भी विजातीय श्रेणी के आवेश होते हैं एक दूसरे को बच्चा हमेशा क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, या इनके अंदर क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। तो अगर उस डायग्राम को हम लोग इस चित्र पे अप्लाई करते हैं, अगर ऐसे ही हमने एक स्प्रिंग के सहारे कोई एलिमेंट टांग रखा है जो कि पूर्णतः क्या है? धनावेशित है। पूर्ण रूप से क्या बच्चा? धनावेशित है। और इसके पास हम लोग कोई एक और तत्व ले आए जो क्या है? ऋणावेशित है। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जो ये सिरा है बच्चा ऐसे आने की कोशिश करेगा, मतलब आप जो ये सिरा था अब इस तरफ मुड़, अभी देखिए इधर मुड़ा था और अब ये इस तरफ मुड़ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल। तो अगर आप नोट करिएगा तो इस डायग्राम को भी साथ में बनाते चलिए, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ जगह की कमी की वजह से। तीसरा, पहला आपने देखा, दूसरा देखा और तीसरा। तीसरा क्या है कि यदि कोई पॉजिटिव हो और कोई अनावेशित वस्तु हो, कोई अनावेशित हो और या तो ऋणात्मक हो और अनावेशित हो, तो अच्छा ये किसी श्रेणी में तो नहीं आएंगे, लेकिन इनके बीच आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? तो इनके बीच बच्चा हल्का आकर्षण होगा। क्या होगा? हल्का आकर्षण होगा। सपोज करिए आपने कंघी देखी होगी, ऐसे ऐसे कंघी आपने देखी होगी,
और कुछ क्या है, कागज के टुकड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे पड़े हुए हैं कागज के टुकड़े, ठीक है। ये क्या करेंगे, आप कंघी को क्या करो, अपने बालों में रब कर लो, बाल में आपने कर लिया, और कागज के टुकड़े के पास ले जाओगे तो कागज क्या होते हैं, हिलना डुलना शुरू करेगा, उसमें चिपकना शुरू हो गए, यानी कि ये बच्चा क्या हो गया, आवेशित हो गया, और आवेशित होते ही उसके अंदर क्या गुण आ गया, आकर्षण का गुण आ गया, और इसको क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट जरूर समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर कमेंट करिए। आवेश के चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे, तो चौथा गुण इसका क्या होता है बच्चा, उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, चौथा प्रश्न, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या उदासीन उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है? ये मैं आपको दो ऑप्शन के साथ बोल रहा हूं, ये सत्य है या असत्य है। उदासीन वस्तु पे कोई आवेश नहीं होता, ये सत्य है कि असत्य है? तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि सत्य है कि असत्य है, हमारी परिकल्पना तो एक ही है। तो दूसरा मैं इसी पॉइंट को लिखता हूं, ये पहला ले लो आप, ही दूसरा लिख लो कि उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता। ध्यान से इस लाइन को देखिएगा, कोई नेट आवेश नहीं होता है। और इसको भी मैं दो भाग में बांट देता हूं, सत्य है क्या असत्य है, सत्य है या असत्य है। अब देखिए, मैं दो उदासीन एलिमेंट को बात करता हूं। आप जैसे सोडियम ले लो Na, और एक क्लोरीन ले लो आप Cl। तो क्लोरीन आप जानते हो, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे 17 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी होंगे, सब लोग जानते हैं। तो ये उदासीन है, लेकिन इनके आवेश तो है, जितना पॉजिटिव है उतना जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। मतलब कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। लेकिन उदासीन वस्तु पर कोई नेट आवेश नहीं होता बच्चा, ये क्या है, सत्य है। तो उस पर कोई भी नेट आवेश नहीं होता। इसी के साथ मैं एक और आवेश का आपको यहाँ गुण जोड़ना चाहूंगा, योज्यता। योज्यता का मतलब बच्चा कि जब भी कोई आवेश जुड़ेगा तो अपने चिन्ह के साथ जुड़ेगा। जब भी कोई आवेश जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा, अपने चिन्ह के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि आवेशों को सदैव उनके चिन्हों के साथ जोड़ते हैं, उनके चिन्हों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम का ही देख लो आप, चिन्ह इसका 10 इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, यहाँ आप जब जोड़ोगे तो -10 होगा, और बीच में प्लस का चिन्ह, और ये पॉजिटिव है, 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा, जीरो नेट आवेश। यहाँ पे भी वही है, 17 माइनस में एक बार ले लो और एक बार प्लस में ले लो, आप जब जोड़ोगे तो ये भी क्या होंगे, कट कितना जाएगा, जीरो नेट आवेश। तो आवेश का आना जाना तो लगा रहेगा, जरूरत होगी तो ये भी आवेश ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, और ये भी। बस ये देखना होता है कि पॉजिटिव आवेश आएगा कि निगेटिव आवेश आएगा। मतलब कि ये बात कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, ये गलत है। उदासीन वस्तु पर आवेश होता है, अभी तो आपने देखा कि होता है, बट कोई नेट आवेश नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। जैसे इसी का है, मैं एक छोटा सा बेटा निकाय मान लेता हूं कि कोई एक निकाय, एक बंद निकाय है। उस निकाय में यहाँ पे -8 कूलाम प्लस 10 कूलाम और -6 कूलाम आवेश हैं। तो टोटल इस निकाय पर कुल नेट आवेश कितना है? तो अगर आपको करना होगा टोटल नेट आवेश, तो आप इसको क्या करोगे, चिन्हों के साथ जोड़ोगे। तो ये हो गया -8 कूलाम प्लस 10 कूलाम, और यहाँ पे मैं ऐसे प्लस करके देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर प्लस -6 कूलाम। ठीक है,
तो अब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करें तो -8 कूलम प्लस 10 कूलम और -6 कूलम। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -8 4 14 कूलम प्लस 10 कूलम, तो कितना होगा -4 कूलम। तो ये उसका क्या हो जाएगा, नेट आवेश हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो किसी भी आवेश की प्रकृति क्या है ये आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब कि आवेशन का परीक्षण कैसे किया जाता है कि कोई वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, ये कौन बताएगा, आकर्षण बताएगा या प्रतिकर्षण बताएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो इसके पहले हमने अभी पूछा कि आवेशन का निर्धारण कैसे होता है। तो आवेशन का निर्धारण बच्चा सदैव प्रतिकर्षण करता है। आवेशन का निर्धारण सदैव कौन करता है, प्रतिकर्षण करता है। तो एक ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा कि आवेशन का निर्धारण प्रतिकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण कैसे करता है ये भी हम लोग आपको यहाँ पे सिद्ध करके मैं बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल मिलता है, देखो हमने लिया कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, वो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रही है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, हमको ये नहीं पता कि ये जो वस्तु है किस प्रकार की है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा हम लोग लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका हमको पता नहीं है, क्योंकि वही तो हमको पता करना है निर्धारण, और दूसरी वस्तु क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या कर रही है, प्रतिकर्षण कर रही है। ठीक है, तो कंडीशन देखो। अब आप श्योरिटी के साथ इस दोनों एग्जाम्पल में कैसे बता सकते हो कि श्योर कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, दोनों में से या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई होगा, लेकिन श्योर होगा। ये नहीं है कि हाँ इसके दो कारण बनेंगे या दो स्टेटमेंट होंगे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या उदासीन हो सकता है, ऐसा नहीं। तो बेटा यहाँ पे देखो दो कंडीशन बनेगा, इसके लिए दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन देखो क्या होगा कि अगर ये वस्तु आकर्षित कर रही है, तो ध्यान दीजिएगा अभी मैंने आवेश, ये पॉजिटिव है ऑलरेडी, यानी ये क्या होगा, आकर्षित करे तो नेगेटिव होगा। कंडीशन बना है। दूसरा कंडीशन, अगर यही वस्तु है इसको आकर्षित कर रही है और ये पॉजिटिव है, तो उदासीन भी हो सकती है। तो यहाँ पे दो कारण बन रहे हैं, एक स्टेटमेंट के कितने कारण, दो कारण बन रहे हैं, या तो माइनस भी हो सकता है उदासीन। मतलब हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा, उदासीन होगा कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ दोनों कारण आकर्षण दोनों, अभी मैंने बताया था कि एक उदासीन और एक पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हल्का आकर्षण होगा, उसमें बिल्कुल होगा, क्योंकि वो आवेश अगर आ जाएगा कहीं ना कहीं से तो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। लेकिन यहाँ देखिए एक ही रीजन है, ये दोनों एक दूसरे को, ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है बाहर की तरफ। मतलब कि ये पॉजिटिव है बच्चा, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षण रिपेल करते हैं। अगर ये निगेटिव होता तो ये भी क्या होता, नेगेटिव होता। तो निर्धारण किसने किया बच्चा, प्रतिकर्षण ने किया। आवेशन का निर्धारण किसने किया, प्रतिकर्षण ने किया। ये हम लोग प्रूफ करके देख लेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद अच्छा हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। तो इसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो बच्चा हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। अब ये क्या टॉपिक होता है, तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज करिए आपका परिवार है, परिवार में आप लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हो या टूर पे कहीं जा रहे हो, तो परिवार के सदस्य सपोज करिए 5 हैं जो कि फिक्स हैं, उनको तो जाना ही जाना है। अब आपने गाड़ी थोड़ी सी बड़ी ले ली है जिसमें सीट खाली है, तो आप सोच रहे हो कहीं से कोई रिश्तेदार आ जाए जिससे हमारा किराया भाड़ा खर्चा निकल जाए। तो आप क्या करोगे कि इसमें जोड़ना चाहोगे। तो सपोज इसमें जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप बाहर से अपने रिश्तेदार को, सपोज करिए आपने 10 लोगों को जोड़ दिया। ठीक है, आप लोगों ने 10 पीपल को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो टोटल कितने हो गए, 15। अब सपोज करिए सीट क्या हो गई, कम पड़ गई, तो आप क्या करोगे, निकालने की भी कोशिश करोगे।
ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो आप आधे व्यक्ति को निकालोगे या पूरे व्यक्ति को? हमेशा पूरे व्यक्ति को। मतलब कम से कम या तो हम एक व्यक्ति को जोड़ सकते हैं या एक व्यक्ति को निकाल सकते हैं। मतलब एक तो मिनिमम होगा ही होगा, एक के बाद 2 3 4 जितना भी आप निकालना चाहो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम मिनिमम कितने आप निकाल सकते हो? एक निकाल सकते हो, आधा तो काट के निकालोगे नहीं। तो वैसे ही अब हम बात करते हैं परमाणु। अब सपोज करिए कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। और इसके बीच नाभिक में जो होता है 11 प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। तो अगर सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना होगा तो वह मिनिमम कितना दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जब अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन में बेटा आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और प्रोटॉन पे कितना होता है? +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ध्यान दीजिए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। मतलब पहला अगर कंडीशन देखा जाए कि आवेश अगर एक निकल रहा है, मतलब एक प्लस में एक निकल रहा है, तो किसके बराबर निकल रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। समझ में आया कि अगर जब भी निकलेगा तो प्लस में, क्योंकि प्रोटॉन भी प्लस में बढ़ता जा रहा है, तो +1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। सपोज करिए 2 निकला तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर, ठीक है। प्लस अगर 3 निकला तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। ऐसे ही डॉट 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 डॉट, अगर n आवेश निकल रहा है प्लस n आवेश, तो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर निकलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर निकलेगा। यहां तक क्लियर होगा। दूसरा बात, आवेश यदि आएगा मतलब जुड़ेगा, तो जुड़ेगा बच्चा, तो अगर जुड़ने की कंडीशन है यहाँ पे, तो यहाँ 11 प्रोटॉन है तो ये तो 11 ही रहेगा। लेकिन जो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन था वो कितने हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी माइनस में। तो ये भी -1 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर? 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही जब जुड़ेगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो -2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। ये हो जाएगा -3 आएगा तो -3 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। तो यही हो जाएगा, अगर डॉट 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 जाना होगा तो -n आवेश 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर जुड़ेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आवेश जो है बच्चा, अगर हम देखें तो आवेश क्या हो रहा है? आवेश बराबर हम लिख सकते हैं ±n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आवेश की जगह बच्चा आपको क्या लिखा होता है? आप लोग सभी जानते हो, Q। क्या लिखा होता है? Q। और n आपने देखा ही है कि ±n, और ये जो E है एक इलेक्ट्रॉन, यानी आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर Ne। आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर Ne। तो आपने फार्मूला तो देख लिया कि Q बराबर क्या होता है? Ne। तो अब हमको आवेश के क्वांटमीकरण का डिफिनेशन कैसे देखेंगे? तो आवेश के क्वांटमीकरण का डिफिनेशन क्या होता है कि किसी वस्तु पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है।
और इस बात को देखिए अभी हमने प्रूफ किया कि एक के गुणज के रूप में ही तो निकल रहा है, कम से कम कितना निकलेगा, एक के बाद दो के बाद तीन, चार, चार पांच, जैसे आपको निकालना हो निकाल सकते हो, ये तक जा सकते हो। यहाँ भी अगर जुड़ेगा तो -1 -2 -3, मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो यही होता है बेटा क्वांटमीकरण, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो इस लाइन को बच्चा आप लोग जरूर एक ब्रैकेट में रख लीजिएगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको आप लोग फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। तो Q बच्चा इसमें क्या है, आवेश है, ठीक है। और N क्या है, N बताइए क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये सूत्र आपने पढ़ा भी होगा, लगाया भी होगा कि Q बराबर ±NE। उम्मीद है कि आज जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। अगर कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट में आप जरूर लिखें, मैं उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला टर्म जो होगा मैं इस फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, 1 या 2 या 3 भी हो सकता है। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो दो बिंदु आवेशों के बीच के बारे में बताता है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगेगा कूलाम के नियम से हम लोग जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, फीडबैक दें, कमेंट में बताएं, जिससे हम लोगों को जो भी होगा सुधार करना हम जरूर सुधार करेंगे। और इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए एक लाइक बटन और एक कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।